हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्विक रिवीजन सीरीज। तो इस सीरीज़ में हम हर चैप्टर को अराउंड 25 से 30 मिनट्स में कवर कर रहे हैं। वी आर सीइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जो रिलेवेंट ग्राफ्स हैं, रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, मैं सारे मार्क करवाता हूँ। इस पर्टिकुलर सीरीज से आपको हेल्प ये होगी कि जब भी आपका एग्ज़ाम आएगा, कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, आप उसके एक दिन पहले अगर सारा सिलेबस रिवाइज करना चाहते हैं तो आप सारे के सारे प्लेलिस्ट के वीडियो देखेंगे तो लगभग 5 से 6 घंटे में पूरी की पूरी क्लास 12th आपकी रिवाइज हो जाएगी। ऑल्सो माई नेम इज़ अक्षय। जो मेरे पुराने बच्चे हैं, आई वुड डेफिनेटली लाइक यू टू गेट कनेक्टेड इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे ड्रॉप करके बताइए दैट हाय सर, आई एम वी आर डूइंग दिस। एंड न्यू पीपल, आई एम टीचिंग फ्रॉम past 7 years फिजिक्स एंड mentoring many students for NEET, JEE as well as बोर्ड्स। आप इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ऑल्सो आपको स्क्रीन पे QR कोड दिख रहा होगा। So let's start with chapter number 12. We have already completed 10th chapter, optics, wave optics and dual nature, and today we are doing atom chapter. तो एटम चैप्टर इज़ ऑल अबाउट दी करंट कॉन्सेप्ट। जो हमें पता है एटम का, जो स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में है एटम का, वो कैसे बना, कौन सी वो डेवलपमेंट्स हुई साइंस में, वो हमें एक के बाद एक देखनी है। तो स्टार्टिंग बहुत पुरानी है, थॉमसन मॉडल से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, लेकिन इवेंचुअली रदरफोर्ड ने एक बहुत बड़ा कॉन्क्रीट एक डेवलपमेंट किया एटम की। एक तरीके से जो स्ट्रक्चर है उसको फॉर्मुलेट करने में, वो था न्यूक्लियस की डिस्कवरी। basically finding that all the positive particle of the atom are confined in a very small space in the center of the atom. फिर बोर मॉडल आया, जिन्होंने एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन की बात करना स्टार्ट किया और एक्चुअली एटम की स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिनके अंदर हम ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट देखेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब कुछ हम देखने वाले हैं। एंड देन वी विल बी गोइंग टू डी ब्रोगली। ऑल्सो डी ब्रोगली इस चैप्टर में क्यों पढ़ाया जाता है? बिकॉज वो स्टेबिलिटी ऑफ जो ऑर्बिटल होता है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, वो हम देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की। तो बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने। थिन गोल्ड फॉइल ली और उस फॉइल पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया। तो अल्फा पार्टिकल जब बम्बार्ड किए गए तो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे सीधे निकल गए, मतलब बिना डेविएशन के पास हो गए। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो सर्टेन एंगल पे डेविएट भी हो रहे थे, और वो सर्टेन एंगल पे डेविएट होके यहाँ पे जिंक सल्फाइड की आपको स्क्रीन लगा दी जाती है, जो कि एक तरीके से एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है। अगर उस पर कोई भी चार्ज पार्टिकल पड़ता है तो बता देता है कि प्रेजेंस है, क्योंकि आपको दिखेंगे नहीं वो चार्ज पार्टिकल। अच्छा, अल्फा पार्टिकल के बारे में पहले ही बता दूं कि इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो काफ़ी हैवी पार्टिकल है। ऑल्दो जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है एक तरीके से वो भी इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू होने वाली है, क्योंकि पॉजिटिव स्पेस तो लोगों को पता था, पॉजिटिव पार्टिकल तो पता थे, लेकिन एग्जैक्टली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कोई कर नहीं रहा था। तो कौन कौन सी कंक्लूजन्स है जो हमें देखने को मिलती हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में? सबसे पहली कंक्लूजन है कि भाई जो मैक्सिमम पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड जा रहे हैं, तो ये बताता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज वेकेंट स्पेस। वेकेंट इसलिए कहा जा रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट क्योंकि अल्फा बहुत हैवी पार्टिकल है तो वो इनसे इफेक्ट नहीं होता, और उसको इफेक्ट करने के लिए या तो कोई बहुत हैवी नेगेटिव पार्टिकल चाहिए या हैवी पॉजिटिव, तो वो मोस्टली अनडिफ्लेक्टेड निकल जाता है। बहुत कम पार्टिकल ऐसे होते हैं जो किस सर्टेन एंगल पे डेविएट करते हैं, उनका नंबर जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ एटम की तरफ जाते हैं वो कम भी होते जाता है। कम क्यों होता है? बिकॉज बहुत ज़्यादा कम स्पेस में हमारी पॉजिटिव जो पार्टिकल्स हैं वो सिचुएटेड होते हैं, या न्यूक्लियस सिचुएटेड होता है। अब अगर न्यूक्लियस की बात करें तो हमें क्रेडिट देना पड़ेगा रदरफोर्ड को डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के लिए भी। तो रदरफोर्ड ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी एक तरीके से हमारे लिए की, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात हमें समझ आती है कि जैसे जैसे हमारा ये थीटा डेविएशन एंगल बढ़ता है, मैंने आपको बताया, मतलब जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जाते हैं तो डेविएशन एंगल ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा। आप न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो आपके डिक्रीज होते चले जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटे स्पेस में आपका न्यूक्लियस होता है। अच्छा, सिमिलर टाइमलाइन पे सर्टेन एक्सपेरिमेंट, सर्टेन रिएक्शंस के थ्रू देखा गया कि यार सिर्फ पॉजिटिव, मतलब जब वो रिएक्शंस हुई तो देखा गया कि यार जो मास का डिफरेंस आता है रिएक्शन के दौरान वो कुछ सिग्निफाई कर रहा था। तो वहां से लोगों को समझ आया कि प्रोटॉन जो होता है उसके अलावा भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर, या उस छोटी सी कन्फाइंड स्पेस के अंदर, जिनको चैडविक ने बेसिकली न्यूट्रॉन नाम दिया, जिनका मास लगभग लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है।
फिर बात आती है, कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको सिंपल सी बात ये बताता है, सो आई गो आउट फ्रॉम द स्क्रीन। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको बहुत सिंपल सी बात बताता है कि भाई कोई भी पार्टिकल जो जा रहा था, कोई भी पार्टिकल व्हेन इट वाज मूविंग टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो कितना मैक्सिमम वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके पास जाता है। तो अगर मैं हट जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस पार्टिकल की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल ये जो पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके लिए ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा, इसी को हम बी कह देंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो पार्टिकल जो सीधा न्यूक्लियस की तरफ गया था बिना उसको रप्चर किए वापस आ जाता है। एक ऐसा पार्टिकल भी होता है, लगभग 10,000 में से 10,000 8,000 पार्टिकल में से एक ऐसा भी होता है जो पूरा का पूरा 180 डिग्री डेविएट करके आ जाता है। तो वो जो पार्टिकल जितना पास जाता है, इंटरेस्टिंगली उसी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम आपकी न्यूक्लियर रेडियस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो 180 डिग्री डिफ्लेक्शन वाला पार्टिकल होता है वो जितना पास पहुंचता है, मतलब उसका जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, उसका जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, वही आपका एक तरीके से न्यूक्लियर रेडियस भी होता है। अच्छा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें यह भी पता चला कि जो न्यूक्लियर रेडियस होती है किसी भी पर्टिकुलर एटम की, वो उसके मास नंबर पे डिपेंड करती है, और वो एक तरीके से उसके मास नंबर के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप इस फॉर्मूले को और जनरली ओपन करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, तो ये r0 a की पावर 1/3 आ जाएगा। और ये जो r0 a की पावर 1/3 है, यहाँ पे जो r0 होता है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये 1.1 फर्मी होता है। बेसिकली इस फॉर्मूले से आप किसी भी एटम का अगर आपको मास नंबर पता है तो उसकी न्यूक्लियर रेडियाई निकाल सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर्स होते हैं, तो यू कैन क्लियरली गेट दी अंडरस्टैंडिंग कि भाई कितना छोटा होता है हमारा जो न्यूक्लियस होता है कंपेयर टू एटम। अगर मैं एक कंपैरिजन की बात करूं, तो अगर एक फुटबॉल ग्राउंड एक एटम है, तो उसमें एक छोटी सी टेनिस बॉल या टेनिस बॉल के भी हाफ साइज की अगर कोई बॉल होगी, तो वो उसमें एक न्यूक्लियाई है। तो आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमें ये तो समझ आ गया कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियाई है, एक पॉजिटिव स्पेस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है, जिनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ऑलरेडी थॉमसन जिसकी बात कर चुका है, हमारी डिस्कवरी बहुत पहले ही हो चुकी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? तो भाई अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन को तो धीरे धीरे क्या करना चाहिए, गोल गोल घूमना चाहिए, मतलब धीरे धीरे उनको न्यूक्लियाई के पास आना चाहिए, एनर्जी एमिट करते रहना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियाई पे फोर्स लगाएगा, वो एक्सेलरेट होंगे तो आपको पता है वो एक एनर्जी को रेडिएट आउट करेंगे। वो हम देखेंगे वैसे वो कैसे करेंगे, लेकिन आप अभी के लिए मान लीजिए कि वो रेडिएट आउट करते हैं जब वो मूविंग होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो लेकिन ऐसा तो नहीं होता, नहीं तो दुनिया का हर एटम अपने आप में ही डिस्ट्रॉय हो जाता। तो फिर बोर आए और उन्हें सर्टेन कुछ पॉस्टुलेट्स प्रपोज किए, जिससे आज हमारा जो मॉडल एटम है काफ़ी अच्छे तरीके से समझा जाता है। तो सबसे पहला पॉस्टुलेट जो बोर ने दुनिया के सामने रखा वो ये था कि भाई सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में भाई रोटेट करते हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में, अपनी सर्टेन एक ऑर्बिट में रोटेट करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, जब वो रोटेट करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियाई है, ठीक है ना, इसको मैं पॉजिटिव स्पेस कह देता हूँ, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है जो एक नेगेटिव है। जब वो घूम रहा है तो डेफिनेट सी बात है, इलेक्ट्रॉन तो एक फोर्स पुल महसूस करते ही है न्यूक्लियाई की तरह, लेकिन क्योंकि वो घूम रहे हैं तो एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है जो एक्चुअली में इन्हें बैलेंस आउट कर लेता है और इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूम पाते हैं। तो देखिए धीरे धीरे स्टेबिलिटी ऑफ एटम की तरफ हम जा रहे हैं। बोर का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है अपनी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को समझाने में। दूसरी चीज बोर ने बताई कि जिन भी ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं भाई, उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और उसकी जो वैल्यू होती है एंगुलर मोमेंटम की वो होती है mvr। ये तो आपको पहले से पता है, लीनियर मोमेंटम इनटू द डिस्टेंस ऑर्बिटल रेडियस, वो होती है nh/2π के। यहाँ जो n होता है वो याद रखिए इंटीजर होता है, जो क्या है एग्जैक्टली, वो आपकी जो ऑर्बिट है उसके हिसाब से वो चेंज होता है। तो वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। h क्या है, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि h की जो वैल्यू होती है वो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होती है। यूनिट आप बहुत आराम से लिख सकते हैं, बहुत सिंपल होता है, E = h न्यू होता है तो जूल, और न्यू की वैल्यू होती है एक तरीके से 1/टाइम, तो पर सेकेंड, तो ये आ जाता है जूल सेकेंड। अब ये वैल्यू अपॉन 2π कांस्टेंट होगा, तो इसके मल्टीपल हो सकते हैं, मतलब 1 × h/2π, 2 × h/2π, मतलब 1.5 नहीं हो सकता,
इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन ऑर्बिट के बाद एक सर्टेन स्पेस या एक रीजन के बाद ही एग्जिस्ट कर सकता है, सारे के सारे रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जिसको हम वैलिडेट कर सकते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। अभी हम आगे देखेंगे। फिर बात करते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट की, वो था जो एक्चुअली में आपके एनर्जी के क्वांटाइजेशन को समझाता है ऑर्बिट्स के। एनर्जी का क्वांटाइजेशन का मतलब क्या कि भाई जो भी इलेक्ट्रॉन जहां भी घूम रहा है, जिस भी ऑर्बिट में घूम रहा है, वो हमेशा फिक्स्ड एनर्जी वाले स्टेट में ही घूमता है। और उस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया, तो ये जो दूसरा और तीसरा पॉस्टुलेट है दोनों ही हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अभी हम आगे देखेंगे क्या। लेकिन उन्होंने प्रपोज किया कि मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है जो किसी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, कुछ एनर्जी होगी उसके पास, अगर वो कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फाइनली एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो आपने देखा था डुअल नेचर ऑफ एटम में वो अगर उतनी एनर्जी दे दोगे उससे ज्यादा तो इजेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपकी अगर एनर्जी, अगर मैं केस आपको समझाऊं, अगर आपकी जो इंसिडेंट एनर्जी, मैं यहां पे आपको थोड़ा सा समझाने के लिए लिख रहा हूं, इंसिडेंट एनर्जी जो भी आ रही है अगर वो वर्क फंक्शन से कम है, आप समझ पा रहे हैं, उस मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम है, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो नहीं होगा, वो एक्चुअली में एक लोअर स्टेट से उठ के एक हायर स्टेट पे जाएगा, जिसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो अपने ग्राउंड स्टेट जिसमें वो था उससे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, लेकिन वहां स्टेबल नहीं होगा वो। भाई जैसे आप और मैं इंसान है, लेकिन हम लोगों का घर अलग अलग है, ऐसे ही हर इलेक्ट्रॉन स्पीसीज सेम है लेकिन उनका घर अलग अलग है, तो अपने घर में वापस आएगा और उतनी एनर्जी वापस देगा। और वो एनर्जी जो वो देगा, रिलीज करेगा, वो किसके फॉर्म में करेगा, वो फोटोन के फॉर्म में करेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग रिलेशन ये बन जाता है कि जो फोटोन की एनर्जी रिलीज होगी, क्या वो वही एनर्जी होगी, सोचिए, जो उसने एब्जॉर्व की होगी, डेफिनेटली। और क्या वो एनर्जी उन दोनों स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस होगा जिनमें वो ट्रैवल कर रहा है, डेफिनेट सी बात है। अगर वो x से y एनर्जी में जा रहा है तो डेफिनेटली उसने y माइनस एक्स का ही एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, क्योंकि x उसके पास पहले थी और y फाइनल हुई, तो y माइनस एक्स एनर्जी उसके पास थी। यहां से अभी हम थोड़ी देर से अभी हम अपने वो चीज भी निकालेंगे कि भाई जो फोटोन रिलीज होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, आगे हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता है तो उसकी रेडियस, उसकी वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। तो मैं आपको हिंट दे दूंगा कि भाई देखिए, यहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यहां पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल आपको पता है mv²/r है। आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको v और r में एक रिलेशन मिलेगा, और एक रिलेशन आपको यहां से दिख रहा होगा बहुत क्लियरली, v और r में सेकेंड पोस्टुलेट से। इन दोनों का यूज करके आप v और r की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अगर हम बात करें v और r की, तो जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो है वो प्रोपोर्शनल टू। तो पहले मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं, ये जनरल फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, आप जब डिराइव करेंगे तो ये जनरल फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। इसमें जितनी भी चीजें कांस्टेंट है, अगर मैं उनको सबको सॉल्व कर दूं तो ये r0 इंटू n² आ जाएगा, जहां पे याद रखिएगा जो r0 की वैल्यू है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है। एक तरीके से अगर मैं आपको बोलूं, यहां पे मैं n की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1 रख दूं, तो सोचो z1 होता है हाइड्रोजन के लिए और उसमें फर्स्ट ऑर्बिट। तो एक्चुअली में ये देखो, ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट या हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की जिसमें वो घूमता है उसकी ऑर्बिटल रेडियस है एक तरीके से। ऑल्सो प्रोपोर्शनलिटी वाइज जो रेडियस होता है ऑर्बिट का वो n²/z के प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरली हम वही दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे, तो हम रेडियस की वैल्यू रख के वेलोसिटी निकाल लेंगे और वो v0 इंटू z/n आता है। यहां पे जो v0 की वैल्यू होती है वो होती है 2.16 या 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। देखिए काफी हाई स्पीड पे मूव करता है इलेक्ट्रॉन, और कहीं ना कहीं हम फिजिक्स में आपकी अनसर्टेनिटी की बात नहीं करते, बट जो अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है वो इस लेवल की वेलोसिटी के बाद स्टार्ट हो जाता है, लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड से जैसे ही आप एक्सीड करेंगे तो आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत रिलेवेंट हो जाता है, जो कहता है कि आप पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर नहीं कर सकते। अब हम इसी तरीके से क्या करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ले लेंगे 2πr इंटू द वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहां से हम r और v की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली 1 टाइम पीरियड करके हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहां पे मैं एक जनरल प्रोपोर्शनलिटी आपको बता रहा हूं, आप डेफिनेटली निकाल के बताइएगा कि क्या क्या प्रोपोर्शनलिटी बन रही है। अच्छा, अगर हम बात करें अब एनर्जी की, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी कुछ एनर्जी भी होगी। तो सबसे पहली एनर्जी जो है उसकी वो है काइनेटिक एनर्जी, जो ½ mv² करके निकली होगी। तो आप ½ mv² करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आप आपको याद होगा
कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता है, टोटल पता है, तो आप उससे माइनस करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू रख दी है हाफ एम वी स्क्वायर में, और यहाँ पे हम बहुत आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप ना इसको याद करने की ट्रिक होती है, आप याद कर लो कि भाई पहले तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव होती है और उसकी जो वैल्यू होती है ना वो उतनी होती है, उसका कोफिशिएंट उतना ही होता है, इतना टोटल एनर्जी का होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन साथ में आता है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। याद रखिएगा जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, और एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, या जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है वो है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम एन को बढ़ाएंगे आपका काइनेटिक एनर्जी कम होते जाएगा, डेफिनेट सी बात है, और आपकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में क्या होती जाएगी, आप देखिएगा अभी कम होती जाएगी, मतलब एक्चुअली में बढ़ते जाती है और वो जीरो की तरफ टेंड करने की कोशिश करती है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो वो नेगेटिव होती है और वो 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम में, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आप देखेंगे ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ जाएगा। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों? क्योंकि बेटा इनकी वैल्यूज बहुत छोटी होती हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें इसको मेजर करने के लिए यूज करना पड़ता है। अब बात आते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की। पहले तो सर हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई उस जमाने में जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स को ही स्टडी कर पाते थे, क्योंकि अगर सोचो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्पेक्ट्रम में होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप एनर्जी देते हो, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और हम किसी भी फॉर्म में उसको एनर्जी देते हैं, मैं तो कहता हूँ लाइट के ही फॉर्म में उसको एक एनर्जी देते हैं। डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक्स है, लाइट की एनर्जी फॉर एग्जाम्पल वाई है, तो ये y प्लस एक्स मिलके जो भी आंसर देगा, फॉर एग्जाम्पल वो z है, तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी में पहुंच जाएगा जहां पे उसकी एनर्जी इन दोनों के सम के बराबर होगी। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, ये एनर्जी पॉजिटिव होगी क्योंकि आप दे रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होती है, आप क्लियरली देख चुके हैं यहाँ पे, यहाँ देख चुके हैं, तो इनका आंसर डेफिनेटली नेगेटिव में ही बचेगा। अच्छा, ये वो केस होंगे जहां पे y x से छोटा होगा, अगर y x से बड़ा होगा तो वो इजेक्ट हो जाएगा, वो डुअल नेचर आपको याद है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो वाला केस हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है, हायर स्टेट में चले जाता है भाई, ठीक है। अच्छा, मैं लॉजिक फिर क्लियर कर दूं आपको। अच्छा, यहां पे हमने जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर मेंशन नहीं किया, हमने सिर्फ हाइड्रोजन के लिए लिख दिया, तो ये जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर भी आएगा और यहाँ पे जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर भी आएगा। तो देखिए जैसे जैसे एन बढ़ रहा है आपका, आपकी एनर्जी कम हो रही है नेगेटिव में, नेगेटिव में कम होने का मतलब इवेंचुअली बढ़ना होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया उसका घर तो यहां पे है, तो अब वो जंप बैक करेगा। जब वो जंप बैक करेगा तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। किस फॉर्म में रिलीज करेगा, फोटोन के फॉर्म में रिलीज करेगा। तो पहले देखिए वो यहां से यहां आने की भी पॉसिबिलिटी रखता है, वो यहां से यहां आने की भी पॉसिबिलिटी रखता है, वो यहां से यहां आने की भी पॉसिबिलिटी रखता है, वो यहां से यहां आने की भी पॉसिबिलिटी रखता है, और वो यहां से यहां आने की भी पॉसिबिलिटी रखता है, और यहां से यहां आने की भी पॉसिबिलिटी रखता है। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज रखता है वो, और एक्चुअली को इसी को हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। जब हम फोटोग्राफिक प्लेट वहां लगा देते हैं तो हमें ये सारी लाइंस देखने को मिलती हैं, और इंटरेस्टिंग बात जो ऑब्जर्व करने वाली वो ये है कि ये सारी देखिए डिस्क्रीट लाइंस मिलती हैं हमें, सिंगल सिंगल लाइंस दिखती हैं। ये डिस्क्रीट लाइंस क्या बता रहा है, देखिए अगेन ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बता रहा है, और ऑर्बिट। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हर जगह रुक सकता होता तो पता है ये चीज कैसी आती, ये चीज कुछ ऐसी निकल के आती, एक तरीके से हर जगह आपको एक लाइन दिख रही होती है, और क्योंकि हर जगह आपको एक लाइन दिख रही होती है तो कुछ कॉन्टिन्यूस टाइप का पैटर्न आता, लेकिन ऐसा नहीं होता, जो आपका पैटर्न होता है वो डिस्क्रीट होता है। तो यही होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, आप सोच के देखिए, वही एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो एनर्जी रिलीज होगी इन फॉर्म ऑफ फोटोन, वो एनर्जी ऑफ फोटोन होगी, और हम उसको देख सकते हैं वो होगी आपकी एनर्जी ऑफ सेकंड माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट। इसका मतलब क्या है, इसको हम सेकंड ऑर्बिट मान लेते हैं, इसको हम फर्स्ट ऑर्बिट मान लेते हैं, मतलब इनिशियल और फाइनल, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर ही उसने एब्जॉर्व की होगी, तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर ही वो रिलीज कर देगा। यहां पे हम क्या करेंगे, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर रखेंगे, यहां भी -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप देखिए तो n1 वाला सामने आ जाएगा, n2 वाला पीछे चले जाएगा, और यहां पे हम क्या कर देंगे, hc बाय लैम्डा लिख देंगे, तो इसको हम hc बाय लैम्डा लिख देंगे, और ये हमारा डेल्टा ई हो जाएगा। HC को नीचे ले आएंगे तो हमारा एक रेडबर्ग कांस्टेंट आ जाएगा। कमेंट डाउन करके बताइए कि क्या आपको रेडबर्ग कांस्टेंट पता है, और आपको नहीं पता तो याद कर लीजिए, गूगल कर लीजिए। मैं चाहता हूं, ये बहुत सिंपल चीजें हैं, लेकिन आई वांट टू बेसिकली मेक यू पीपल गो एंड फाइंड दीज वैल्यूज इफ यू आर नॉट अवेयर, क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है तो चीजें याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम उस
फोटॉन की लैम्डा निकाल सकते हैं जो एमिट होता है जब इलेक्ट्रॉन वापस जंप बैक करता है अपने ग्राउंड स्टेट में। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमारा n इक्वल टू 1 है, इसको हम इस पर्टिकुलर चीज के लिए हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसका फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है, ये n इक्वल टू 4 है और ये n इक्वल टू 5 है। अब मैं इसमें आपको एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग दिखाना चाहता हूं कि आप देख रहे होंगे जो गैप है ये भी बढ़ रहा है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? वीडियो को पॉज करिए और बताइए अभी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। क्या ये इक्वली स्पेस्ड होने चाहिए या इस तरीके से ही गैप बढ़ना चाहिए? आई होप आपने आंसर दिया होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप देखिए जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा मैंने एनर्जी n स्क्वायर से डिक्रीज हो रही है, मतलब पहले मैं डिवाइड दूंगा 1 के स्क्वायर से, फिर मैं दूंगा 4 के स्क्वायर से, फिर मैं दूंगा 9 16, तो वैल्यू ज्यादा तेजी से गिर रही है। ज्यादा तेजी से गिर रही है मतलब कि जो भी यहां का डिफरेंस होगा वो यहां का डिफरेंस और बड़ा होगा, यहां का डिफरेंस और बड़ा होगा, ये और दूर चले जाएगा और कम हो जाएगी, और डिफरेंस और 5 जाओगे तो 25 से डिवाइड देना पड़ेगा तो और पीछे चले जाएगा, तो जो डिफरेंस है वो बढ़ते जाएगा, मतलब और दूर अब इलेक्ट्रॉन रुक पाएगा, इलेक्ट्रॉन पास नहीं रुक पाएगा। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा, अब हम बात करें जो जंप इलेक्ट्रॉन कर रहा था ना एक सर्टेन हायर स्टेट से लोअर स्टेट पे, उस हिसाब से अलग अलग सीरीज बन जाती है इलेक्ट्रॉन की। जैसे जब इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट से फर्स्ट में जंप करता है तो उसे हम लाइमन सीरीज कहते हैं। अगर वो किसी भी स्टेट से सेकंड में जंप करता है तो उसको हम बाल्मर कहते हैं। अगर वो किसी से भी थर्ड से करता है तो हम उसको पैशन कहते हैं। अगर वो किसी से भी फोर्थ में करता है तो हम उसको ब्रैकेट कहते हैं। वो किसी से भी फिफ्थ में करता है तो हम उसको पी फन कहते हैं। और ऐसे करके कंप्लीट सीरीज भी होती है। तो इसके आपको बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। तो बेसिक फॉर्मूले क्या होंगे भाई? सिंपल है। लाइमन के लिए जो n1 है वो 1 हो जाएगा, बाल्मर के लिए n1 2 हो जाएगा, मतलब 2 2 4 आ जाएगा यहाँ पे। लाइमन बाल्मर पाशन के लिए 3 आ जाएगा। वो फिक्स हो जाएगा। जंप वो कहीं से भी कर सकता है, लेकिन किस स्टेट में जंप कर रहा है उसको हम उस हिसाब से सीरीज कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट में आपको बताना चाहूंगा कि हर सीरीज की एक रेंज है। कैसे रेंज है? देखो, जैसे लाइमन सीरीज है तो लाइमन सीरीज में मिनिमम वो कहां से जंप कर सकता है? 2 से, क्योंकि लाइमन n इक्वल टू 1 में जंप बैक है। और मैक्सिमम कहां से जंप कर सकता है? इन्फिनिटी से। तो सोचो जब वो इन्फिनिटी से किसी भी, मान लो किसी भी सीरीज के लिए n में जंप करेगा और वो n+1 जस्ट उससे बड़े से, देखो छोटे से तो जंप कर ही नहीं सकता, मतलब जंप बैक की बात चल रही है ना, n+1 में n में जंप करेगा तो भाई किसमें एनर्जी आपकी ज्यादा होगी एक तरीके से रिलीज और कम, उससे आप उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। आप सोचो जब ये दूर से आता है तो डेल्टा ई ज्यादा होता है, सर डेल्टा ई ज्यादा होता है, मतलब जब ये दूर से आता है तो डेल्टा ई ज्यादा होता है, जब ये पास से आता है तो डेल्टा ई कम होता है। आप यहीं से देख लो ना, जब ये मान लीजिए n इक्वल टू 3 में अगर करूं, ये 5 से 3 में आता है तो देखो कितना बड़ा डेल्टा ई है, जबकि 4 से 3 में आ रहा है देखो कितना कम डेल्टा ई है। मतलब जब ये पास से आएगा तो डेल्टा ई क्या होगा? मिनिमम होगा। मतलब लैम्डा क्या होगा? एक तरीके से मैक्सिमम होगा। क्यों सर? क्योंकि E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा है। ये डेल्टा ई तो फोटोन की एनर्जी में जाएगा, यहां पे डेल्टा ई क्या होगा? देखो मैक्सिमम होगा, है ना। और यहां पे आपका डेल्टा लैम्डा क्या आ जाएगा? मिनिमम आ जाएगा। तो आप ऐसे याद रखो, जब दूर से जंप करता है तो कम लैम्डा होता है, जब पास से जंप करता है तो ज्यादा लैम्डा होता है। अच्छा, इसी बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि भाई यहां पे भी एक रेंज बन जाएगा, हर सीरीज का रेंज बनेगा ना। जैसे कि लाइमन में अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं, मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करूं और मिनिमम की बात करूं, तो इस मैक्सिमम मिनिमम के बीच में एक रेंज तो बनेगा ही बनेगा स्पेक्ट्रम का, कि भाई कहीं पे इंफ्रारेड निकलेगी, कहीं विजिबल निकलेगी। तो मैक्सिमा के लिए क्या होगा? आपको पता है पास से आना है तो 2 से 1 में जंप करना है, और मिनिमा के लिए इन्फिनिटी से 1 में जंप करना है। मैक्सिमा के लिए भैया इसको 3 से 2 में जंप करना है बाल्मर के लिए, और इन्फिनिटी से इसको 2 में जंप करना है। पाशन के लिए इसको 4 से 3 में जंप करना है, और यहां से इन्फिनिटी से 3 में जंप करना है। और इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब जो रेंज यहां पे निकल के आती है, उस रेंज को आपको डेफिनेटली याद रखना चाहिए, क्योंकि ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें तो लाइमन सीरीज में जो वेवलेंथ निकलती है, फोटोन जो निकलते हैं वो सारे यूवी रीजन में होते हैं। काफी हार्मफुल हो सकते हैं ये, और मोस्टली लाइमन सीरीज को प्रोड्यूस करना काफी मुश्किल भी होता है। बाल्मर सीरीज जो कि विजिबल रीजन में लाई करती है, जो आपको दिख जाती है, फिर आपकी इंफ्रारेड आ जाती है पाशन में। ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए याद रखिएगा, ये हर चीज हम हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे हैं, मैंने बताया क्यों? क्योंकि सिंगली आयनाइज्ड
ही एटम्स पढ़े जा सकते थे। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, एक तरीके से हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे या लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तो ये सारे ही पढ़े जा सकते थे, इसके अलावा हम नहीं पढ़ सकते थे। अच्छा, अगर हम ब्रैकेट सीरीज की बात करें तो उसमें माइक्रोवेव निकलती है, पी फंड में अपर माइक्रोवेव निकलती है, उसके आगे आपकी रेडियो वेव निकलने लगती है, इस तरीके से पढ़ रही होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देखो लैम्डा जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है, जैसे जैसे हम अपने जंपिंग या सीरीज को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा लैम्डा भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी बड़ा यूनिक बात है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में, ये बहुत पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, ये भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, और इस न्यूमेरिकल से आपका कंपैरिजन, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आपका कंपैरिजन डेफिनेटली वो करवा सकते हैं। बोल सकते हैं भाई कि लाइमन का मैक्सिमा और बाल्मर के मिनिमा को कंपेयर करो, तो इसका स्टार बना लो यहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल के लिए इनमें भी स्टार बना लो, पूरे ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट से 100% एक न्यूमेरिकल आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, यहां पे इस चैप्टर में डेरिवेशन बहुत ज्यादा नहीं आते, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया कि अगर डेरिवेशन आएगा तो वो ये फॉर्मूला आएगा जिसको हम रिडबर्ग फॉर्मूला कहते हैं। आई होप आप लोग अब तक रिडबर्ग कांस्टेंट लिख चुके होंगे कमेंट में। चलिए, एक छोटी सी बात हम और कर लेते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। सर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या है? देखिए, जब मैं 2 से 1 में, सॉरी, अगर मैं यहां पे ध्यान देखूं तो मैं 4 से 1 में जंप कर रहा था, तो देखो कितनी लाइंस निकली, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी है। तो ये जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है इनको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस, और इनका नंबर हम कैसे निकालते हैं? तो बहुत सिंपल है, आप पहले ये देखिए कि आपके पास कितने पॉसिबल स्टेट्स हैं। तो अगर मैं 4 से 1 में आ रहा हूं तो मेरे पास 1 2 3 4 स्टेट्स हैं। तो बड़ा सिंपल है, 4 स्टेट में से आपको 2 स्टेट चूज करने एक स्पेक्ट्रल लाइन के लिए। तो ये मैथमेटिक्स वाले तो समझ सकते हैं कि जो आंसर आएगा वो 4C2 आएगा, लेकिन भैया बायो वाले परेशान मत होना, सिंपल है, मतलब NC2 आएगा। जितने भी स्टेट है उसमें से 2 सेलेक्ट कर लोगे तो एक स्पेक्ट्रल लाइन बन जाएगी ना, किन्हीं भी 2 पॉसिबिलिटी से। लेकिन आप चिंता मत करो, आप सीधे ये फॉर्मूला लगा लो, n × n-1/2, जहां पे n क्या है? अवेलेबल नंबर ऑफ स्टेट है, याद रखना। जैसे मान लो 6 से सेकंड में आना है उसको, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 5 स्टेट है, तो 5 × 4 20/2 10 स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी। इस तरीके से आप बता सकते हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, जो कि पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कि ड्रॉबैक्स क्या है रदरफोर्ड मॉडल के। तो रदरफोर्ड मॉडल के 2 मेजर ड्रॉबैक है। पहला तो यार उन्होंने ऑर्बिटल के बारे में कोई बात नहीं की। अब क्योंकि ऑर्बिटल के बारे में बात नहीं की, तो उनके हिसाब से होता क्या था, उनके हिसाब से अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं भी होगा, वो इलेक्ट्रॉन करेगा क्या? वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे एनर्जी को लूज करेगा, धीरे धीरे एनर्जी को लूज करेगा, और एक दिन आके आपके न्यूक्लियस में एक तरीके से कोलाइड कर जाएगा, है ना, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कभी होता भी नहीं है, क्योंकि बोर ने समझाया कि भाई इलेक्ट्रॉन तो फिक्स स्टेट में घूमते हैं, तो वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी नहीं समझा पाए, ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझा पाए, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को भी नहीं समझा पाए। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम पे, और भी ये जो एमिशन वाला पार्ट था, ये कोई भी ज्यादा अच्छे से समझा नहीं पा रहा था। डिस्क्रीट पार्ट तो बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझा दिया था, बट इस पार्ट को अभी भी कोई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो डी ब्रोगली ने एक नई हाइपोथेसिस दी थी, आपको पता है वो हाइपोथेसिस क्या है? अब वो हाइपोथेसिस कहां से आई थी? तो आपको पता है एक एक्सपेरिमेंट था, डेविंसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब मुझे नहीं पता, अभी सिलेबस में नहीं है, तो कितने लोगों को ये पता होगा कि डेविंसन जर्मर ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया था आपकी मेटल प्लेट्स पे, और वहां से उन्हें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल गया था। अब डिफ्रैक्शन पैटर्न आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, वेव्स के साथ होता है। तो सर इलेक्ट्रॉन तो वेव नहीं है, तो वहां से उन्होंने कंक्लूड किया कि भाई इलेक्ट्रॉन भी कोई वेव निकालता है, और क्योंकि उनको ज्यादा जानकारी नहीं थी तो उसका नाम क्या दिया उन्होंने? बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन जो वेव निकलती है कौन सी वेव है? कॉमेंट डाउन करके बताओ। तो उन वेव को उन्होंने देखा कि यार इलेक्ट्रॉन भी वेव निकाल सकते हैं। तो यहां से डी ब्रोगली ने अपनी एक हाइपोथेसिस दे दी, स्टूडेंट ही थे, तो एक हाइपोथेसिस दे दी, और हाइपोथेसिस ये दी कि भाई कोई भी पार्टिकल जब मूव करेगा, कोई भी पार्टिकल जब मूव करेगा एक सर्टेन वेलोसिटी v पे, तो अपने अंदर से क्या निकालेगा? वेव्स निकालेगा। अब ये चीज उन्होंने यहां पे लगा दी, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, तो उन्होंने देखा भाई ये वेव निकाल रहा होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, लेकिन वेव निकाल रहा होगा तो फिर वो एनर्जी लूज भी कर रहा होगा। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वो वेव निकाल रहा है तो वो एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर ले रहा है, जो एक्चुअली में सिर्फ एनर्जी का ऑसिलेशन होता है, लेकिन कभी भी उसमें एनर्जी लूज नहीं होती है। एक सर्टेन एनर्जी एक तरीके से एक SHM के फॉर्म में कर रही होती है, SHM फॉर्म में बन रही होती है। और इलेक्ट्रॉन भी देखो एक्सप्लेन हो गया, क्योंकि स्टैंडिंग वेव एक तरीके से क्या होती है,
आपको पता है स्टैंडिंग वेव क्यों कहलाती है? क्योंकि हम उसको ये नहीं पता लगा पाते केवल राइट जा रही है लेफ्ट। जैसे गिटार की स्ट्रिंग में जो वेव बनती है, जाती है और फिर बन जाती है, तो आप ये नहीं कह सकते हो लेफ्ट जा रही है राइट, और एनर्जी कहीं और भी नहीं जाती। तो साउंड एनर्जी है तो वाइब्रेशन में रिलीज हो जाती है, लेकिन ये तो आपकी वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन से निकल रही है। इलेक्ट्रॉन से निकलने वाली वेव होती है एक्स रेज, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आती है। ऑल्दो क्योंकि ये वेव मैटर से निकलती है, तो डी ब्रोगली को देखो एक और इंटरेस्टिंग प्रूफ मिल गया। एटम की स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन उसको पता था नहीं जा रहा है कहीं पे, मतलब वो वेव ही रिलीज कर रहा होगा और स्टैंडिंग वेव बना रहा होगा। तो उन वेव्स को जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे एलिमेंट्स या एक तरीके से मैटर से निकलती है, उनको इसने नाम दिया मैटर वेव्स। तो डी ब्रोगली ने इनको नाम दिया मैटर वेव। और ये मैटर वेव्स जो होती हैं वो एक्चुअली में पार्टिकल की वेलोसिटी पे और मास पे, डेफिनेटली दोनों पे डिपेंड करती हैं। तो जो वेवलेंथ ये एमिट करती हैं, या जो वेवलेंथ हमारी डी ब्रोगली ने जनरलाइज की, वो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है, तो एक काम करते हैं हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और इसको हटा देते हैं और नीचे हम सारे फॉर्मूले लिख देंगे। तो वो जो वेवलेंथ कोई भी पार्टिकल एमिट करता है या ये इलेक्ट्रॉन भी एमिट कर रहा होगा, वो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है एच अपॉन मोमेंटम। अगर मैं मोमेंटम को और ओपन करूं तो मास इनटू वेलोसिटी। अगर मान लीजिए आपको मोमेंटम नहीं दिया और किसी पार्टिकल को बोल रहे हैं सर्टेन काइनेटिक एनर्जी पे मूव कर रहे हैं, तो हो जाएगा 2m/ke काइनेटिक एनर्जी। और काफी बार आपको काइनेटिक एनर्जी की जगह एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी दे दिया जाता है, तो जो आ जाएगा 2mev। तो ये चार फॉर्मूले में से डेफिनेटली आप मार्क कर लीजिए, आपका एक न्यूमेरिकल आना ही आना है, तो आपको अच्छे से ये चारों फॉर्मूले याद भी रखने हैं। तो यहां पे हमारा एक और चैप्टर खत्म होता है। आप प्लीज कमेंट डाउन करके बताइए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, बिकॉज आपका शेयर विल टेक इट टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंट्री। ऑल्सो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी, बच्चे अपने जूनियर्स को शेयर कर सकते हैं फॉर रिलेवेंट गुड कंटेंट। सून आई विल बी ब्रिंगिंग मोर सीरीजेस लाइक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। आई एम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इन सर्टेन थिंग्स, ऑलरेडी कुछ चीज़ों पर मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी चैप्टर्स मेरे को रिलेवेंट लग रहे हैं उनके मैं बैक टू बैक डालते जा रहा हूँ। तो मेरे को ये बहुत रिलेवेंट लग रहे थे। मॉडर्न फिजिक्स पूरा कंप्लीट कर दिया हमने, ऑप्टिक्स पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और सेमीकंडक्टर बचता है, उसको भी मैं बहुत जल्दी आपके लिए रैप कर दूंगा। नोट्स आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, और एक डेफिनेटली कमेंट करके बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। टिल देन टेक केयर, बाय। आई विल मीटिंग यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।